हाय एवरीवन। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ये कोकोपीट किसे कहते हैं, राइस हस्क का क्या काम है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कोकोपीट वर्सेस राइस हस्क। दोस्तों, मेरे सामने ये जो रखा है ये कोकोपीट है और ये जो है वो है राइस हस्क। तो दोस्तों, कोकोपीट का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। आजकल बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार होने लगा है और कई जगह हमने इसके बारे में हम सुनते हैं। हर तीसरे चैनल में आप कोकोपीट के बारे में जानते और सुनते रहते होंगे। और ये है राइस हस्क। जब आप नर्सरी से कोई पौधा लेते हैं, जब ऑनलाइन परचेजिंग आप करते हैं किसी अच्छी नर्सरी से, तो आप देखते होंगे कि उसमें राइस हस्क मिला होता है। तो ये क्यों मिला होता है? तो कोकोपीट के क्या काम है और राइस हस्क के क्या काम है? तो दोनों बेसिकली एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम जान सकते हैं और दोनों का काम बिल्कुल सेम ही होता है। कोकोपीट जहां मिट्टी को हल्की बनाता है और हवादार बनाता है, ठीक वैसे ही राइस हस्क भी मिट्टी को हल्का और हवादार बनाने का काम करता है। तो ये दोनों ही एक किस्म से जो मेन प्रोडक्ट के वेस्टेज हैं, यानी ये कोकोनट यानी कि नारियल के जो जूट होता है उससे बनाया जाता है। और ये बनाया जाता है जो चावल होता है उसको जब कूटने के बाद जो हमारा छिलका निकलता है चावलों का, ये उससे बनता है। तो यानी कि दोनों जो है मेन प्रोडक्ट के एक किस्म से देखा जाए तो वेस्टेज हैं और इनको हम कृषि में यूज़ करते हैं, गार्डनिंग के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए पहले हम कोकोपीट जान लेते हैं कि क्या है। कोकोपीट जो है नारियल के रेशों से बनाया जाता है और ये जो है नारियल हमारी कोस्टल एरियाज़ में होते हैं। इसको जो बनाया जाता है, इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। इसको लगभग 3-4 महीने तक समुद्र के पानी में डुबाया जाता है और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से वो थोड़ा डिकम्पोज हो जाता है और तब उसकी कटाई चटाई और थोड़ा सा उसको इस फॉर्म में लेकर आते हैं और तब ये मार्केट में आता है। बल्कि मार्केट में आप देखेंगे ब्रिक के रूप में आता है, जिसको आपको घर लाकर अच्छी तरीके से वॉश करना होता है, धोना होता है। ये अपने अंदर जो है पानी ऑब्जर्व कर लेता है और इसलिए जब इसको आप पानी में भिगाते हैं तो ये लगभग अपने आकार का 5 या 6 गुना बड़ा हो जाता है, यानी अच्छी खासी मात्रा में आपके पास हो जाता है और जिसे आप पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत हल्का होता है। जैसे टेरेस गार्डनिंग हम करते हैं या फिर हम हैंगिंग पॉट्स बनाते हैं तो उसकी मिट्टी में लगाने से क्या होता है, मिट्टी हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से भार नहीं पड़ता और आप इजीली अपने पौधों को पानी दे सकते हैं। अब जैसे हैंगिंग बास्केट होती हैं उनमें वो थोड़ा ऊंची लगी होती हैं तो आप रोज़ रोज़ पानी नहीं दे सकते हैं। तो कोकोपीट लगाने से ये होता है, डालने से, कि इसमें पानी रिजर्व रहता है और मॉइस्चर मेंटेन रहता है। तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। 5-7 दिन के अंदर में आप, या 15 दिन भी आप, सर्दियों में तो 15-15 दिन में भी आप पानी दे सकते हैं। तो ये इसलिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक ऐसे ही राइस हस्क का भी काम है। ये भी मिट्टी को हल्का बनाता है और काफ़ी ये हल्का होता है, हवादार होता है। और ये जो है जब चावल के दानों को कूटा जाता है तो उससे जो ये देखिए जो छिलका होता है चावल का, ये उससे बनता है। तो ये भी एक किस्म से मेन प्रोडक्ट का वेस्टेज है। तो ये हमारे कृषि का, वैसे चावल का जो छिलका होता है ये तो आयुर्वेद में भी काफ़ी बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। पेट से संबंधित बीमारियों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है आयुर्वेद में भी। तो साथ ही साथ आपने कभी सुना, अब ये प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो पहली बात तो यही है कि जिसको जैसे उपलब्ध हो, अगर आपको ये इजीली उपलब्ध हो जाता है तो आप ये कीजिए, आपको ये उपलब्ध हो जाता है तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन दोनों में जो मेन अंतर है वो ये है कि पहली बात कि ये थोड़ा सा आपको प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका पौधा, अगर आप कोकोपीट अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं करते हैं या आपका कोकोपीट अच्छा प्रोसेस वाला नहीं है तो आपका पौधे को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, इसलिए इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपको 10-15 पानी बहुत अच्छी तरीके से धोना चाहिए। मेरे ख्याल से तो जब आप घर में ले आते हैं तो आप इसको कम से कम 3-4 दिन इसको डुबा के रखिए और उस पानी में डुबा कर रखिए और उसके बाद खूब अच्छी तरीके से इसे धोइए, सुखाइए
कीजिए, उसके बाद ही यूज़ कीजिए। ये अच्छी तरीके से देखिए पूरी तरह से डिकम्पोज़ कभी नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ ठीक है, प्लांट के लिए यूज़ के लिए जो डिकम्पोज़ प्रोसेस है, क्योंकि अब क्या है ना कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि इसका अंधाधुंध प्रयोग होने लग गया है, और इस अंधाधुंध प्रयोग की वजह से इसको ठीक से प्रोसेस नहीं किया जा रहा है, और जिसकी वजह से आपके प्लांट्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने घर में इस बात का ध्यान रखें, आप इसको अच्छी तरीके से प्रोसेस कीजिए। इसको बहुत ज़्यादा पानी से धोना है और उसके बाद ही आपको इस्तेमाल में लेकर आना है, और इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक राइस हस्क की बात है तो ये रेडी टू यूज़ है, इसमें आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपने लिया और अपने पौधों में मिक्स कर दिया, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। इसमें आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन का। तो कोकोपीट में 0% न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, इसमें किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता है, सिर्फ एयरी के लिए कि आपकी मिट्टी को थोड़ा सा एयर प्रोवाइड कराए और साथ ही साथ ये मिट्टी को हल्का बनाए। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं होती है। लेकिन हाँ, राइस हस्क में मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और स्लो रिलीज़ होते हैं, ये धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप कोकोपीट का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फुल्ली डिकम्पोज कभी नहीं होता है। ये आप अगर 1 साल बाद अपनी मिट्टी को पलटाएंगे तो ये ठीक आपको ऐसे ही मिलेगा, डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि ये फुल्ली डिकम्पोज ही टाइप का होता है। आप जानते होंगे जो कोकोनट का रेशा होता है वो कितना कड़ा होता है, तो इसलिए ये फुल्ली डिकम्पोज नहीं हो पाता है। जबकि राइस हस्क धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है, उसमें वृद्धि करता है, इसलिए ये फुल्ली डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर ये डिकम्पोज नहीं हो पाता है तो आप देखेंगे कि हमारी मिट्टी, फिर हमारे गमले में एक्स्ट्रा कंपोस्ट डालने की जगह नहीं बचती है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी जो पानी को ऑब्जर्व करने की भी पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसका जो मतलब स्टार्टिंग में ये अच्छा पानी ऑब्जर्व करता है, मॉइस्चर हमारे प्लांट को प्रोवाइड कराता है, लेकिन धीरे धीरे इसका रेशा जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कड़ा होता जाता है। अगर आपके गमले में है तो आप उसे पलटा कर देखिए, आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी कड़ा हो गया है, और ये क्योंकि ये फुल्ली डिकम्पोज नहीं हो पाता है, जबकि ये मिट्टी में बिल्कुल घुल मिल जाता है और इसमें किसी तरीके की इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इसको सीडलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि सीडलिंग के लिए काफ़ी अच्छा यूज़फुल रहता है, क्योंकि हमारे जो सीड्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तभी वो डेवलप हो पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सीडलिंग के लिए या फिर शॉर्ट टर्म जो प्लांट्स होते हैं, जैसे सीजनल जो प्लांट होते हैं, आप उसमें कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे लॉन्ग टर्म या पेरिनियल प्लांट्स हैं आपके, या ऐसे प्लांट जो सालों साल चलते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोकोपीट को डालना चाहिए, क्योंकि ये समय के साथ साथ धीरे धीरे अपना जो वाटर ऑब्जर्व करने का पावर है वो तो ख़त्म हो ही जाती है इसकी। साथ ही साथ ये एक यूजलेस मटेरियल की तरह आपके गमले में पड़ा रहता है, क्योंकि डिकम्पोज भी नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आपके पास अगर पेरिनियल प्लांट्स हैं तो आपको अपना राइस हस्क का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं सीडलिंग के लिए ही इसको इस्तेमाल करती हूँ और मैं किसी भी तरह के प्लांट्स में इसको नहीं डालती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन राइस हस्क मेरा बचपन से ही फेवरेट रहा है, ये मैं अपने हर मटेरियल में डालती हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने कभी सुना है कि किसानों ने खेती करते हुए, अपने खेत की मिट्टी तैयार करते हुए कोकोपीट को डाला? मैंने तो आज तक नहीं सुना। तो राइस हस्क तो हमारा एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसके तो खेत होते हैं, इसमें डेफिनेटली इसका जो छिलका है वो खेतों में गिरता है, तो इसको छाना जाता है, हमने ऐसा कभी नहीं सुना है। लेकिन कोकोपीट का एक्चुअली प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने लगा है, और यही वजह है कि ये इम्प्योर भी होने लगा है। क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो वो जल्दी क्योंकि इसका प्रोसेसिंग का टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको 3-4 महीने ज़रूर पानी में डिकम्पोज करना चाहिए, उसके बाद ही ये प्लांट में यूज़ करने के लायक होता है। बल्कि उसके बाद भी नहीं, क्योंकि जब वो हम तक पहुंचता है तो हमें भी वो इम्प्योर कंडीशन में ही मिलता है, और हमको इसे भिगा कर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करके खूब अच्छी तरीके से धोकर ही हमें यूज़ करना चाहिए। इसलिए मैं इसको सिर्फ सीड्स ग्रो करने के लिए यूज़ में लेके जाती हूँ, और मैं
बाकी किसी चीज़ में ऐसे नहीं डालती, या फिर कभी कोकोडमा हम बनाते हैं तो उसमें डाल लेते हैं, नहीं तो कोकोडमा के लिए भी हमारा राइस हस्क मुझे लगता है कि बेटर रहता है। थोड़ा मात्रा आप डाल सकते हो पानी रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उसमें हमें प्लांट को 2 साल में या 1 साल में चेंज करना ही पड़ता है, इसलिए मैं इसको सीड्स के लिए यूज़ करती हूँ। और बाकी आपकी उपलब्धता पे निर्भर करता है। आपको मैंने दोनों के बेनिफिट्स भी बता दिए हैं, दोनों के लॉसेस भी बता दिए हैं, दोनों के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो वो आपको जो सही लगे, जो आपकी समझ में आए, या जो आपका एक्सपीरियंस हो, जो आपका अनुभव हो, उसके आधार पे आप गार्डनिंग कीजिए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको अपडेट्स का पता चलता है और आप नए नए अपडेट्स जान पाते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए ग्रीन ऑक्सीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।